Hello students, this is second and final video on थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉन लॉक के बारे में देखेंगे। तो थॉमस हॉब्स के बारे में क्विकली देख लेते हैं, उनकी जो भी पॉलिटिकल थ्योरीज उन्होंने दी, जिसको हमने कल डिटेल में देखा, उसको क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे और फिर कुछ क्रिटिकल व्यूज भी देखेंगे रिगार्डिंग थॉमस हॉब्स पॉलिटिकल थ्योरीज। तो लेट अस हैव ए क्विक रिकैप फर्स्ट ऑफ ऑल। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि बिफोर क्रिएशन ऑफ ए स्टेट वी लिव्ड इन स्टेट ऑफ नेचर। इट वाज ए स्टेट वेयर वी ऑल वेयर in war against each other, war of all against all, and human life was solitary, poor, nasty, brutish, and sort that we saw yesterday, right? And then a right to life, which is a natural right, was frequently violated, and that is the reason why people came together, entered into a social contract, and created state, ऑल पावरफुल सोवरेन, जिसको थॉमस हॉब्स कहते हैं लेवियाथन, एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसके पास पावर होगा कानून बना करके लोगों के राइट टू लाइफ को सिक्योर करना। लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से लेवियाथन को यह पावर दिया गया है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी गई है। एंड द लेवियाथन या ऑल पावरफुल सोवरेन इज बाउंड बाय नन, वो ना ही कस्टमरी लॉ से बाउंड है, ना ही रिलीजन से बाउंड है। उसके पास पावर है कानून बनाने का और कानून बना करके उसका काम है लोगों के राइट टू लाइफ को सिक्योर करने का। तो ये जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया थॉमस हॉब्स ने, यहां से निकल करके आता है अ कंक्रीट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। अब कंक्रीट से मेरा मतलब है परफेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। देखिए, सोवरेन का मतलब होता है हाईएस्ट एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसके ऊपर कोई ना हो, जिसके आदेश का पालन बिना किसी क्वेश्चन के हो। और सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये माना जाता है was a major step in the direction of modernity from medieval world. medieval era में the king was not sovereign, क्योंकि king was also restricted by the church. तो medieval era में अगर आम आदमी के लिए देखा जाए तो there were two power centers, church as well as the state. इसी को कहा गया है the problem of two swords. किसकी बात माने किसकी ना माने, ये आम आदमी के लिए प्रॉब्लम थी। तो medieval era में the concept of sovereignty had not emerged. The states, the kings were not absolute authority, क्योंकि they were limited by state, they were limited by religion या concept of God. पहली बार एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट दिया है हॉब्स ने। आप कहेंगे कि सर ऐसी ही तो बात मैकियावेली ने भी की थी। हाँ, मैकियावेली ने भी की थी, लेकिन हॉब्स ने उसको ज़्यादा लॉजिकल तरीके से ये बात रखी है। और यही कारण है कि मैकियावेली इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, बट हॉब्स के लिए कहा जाता है कि ही इज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर इन रियल सेंस, प्रॉपर सेंस। और मैकियावेली और हॉब्स के बीच में हम आगे कंपैरिजन करेंगे भी आज ही। तो एक बात तो आपको समझ आ रही है कि सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है यहीं से फिर निकल करके आएगा सेकुलरिज्म, क्योंकि वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, यहीं से फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा। और ये सब की शुरुआत होती है विथ क्रिएशन ऑफ ऑल पावरफुल एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसकी थ्योरेटिकल बेसिस रखते हैं हॉब्स। अब थोड़ा और देखते हैं इन्फरेंस, क्या और इससे मीनिंग निकाला जा सकता है हॉब्स के इस पॉलिटिकल थ्योरी से। वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मदद से हमने स्टेट बनाया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हमने स्टेट बनाया, इसका मतलब ये है कि द स्टेट इज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। हमने बनाया है स्टेट को। इट इज नॉट ए डिवाइन एंटिटी, जैसा मेडिएवल टाइम में माना जाता था, या इट इज नाइदर नेचुरल इंस्टीट्यूशन, जैसा अरिस्टोटल या प्लेटो ने कहा। अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जैसे एक बीज के अंदर
एक पोटेंशियल होता है टू बिकम अ ट्री, वैसे ही एक इंसान के अंदर बचपन से ही या स्टार्टिंग से ही पोटेंशियल होता है टू बिकम ए स्टेट्समैन। उसके अंदर एक इच्छा होगी, चाहत होगी स्टेट क्रिएट करने की, और जब स्टेट क्रिएट होगा तभी जाकर के इंसान का जीवन का मकसद पूरा होगा। सो इट्स अ नेचुरल थिंग। सो Aristotle and Plato have given natural conception of a state कि state has emerged in a natural manner, इंसान के नेचर का हिस्सा है वो। They have given organic relation between state and individual, कि दोनों के बीच में एक ऑर्गेनिक रिलेशन है। जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वो मिल करके हमारा शरीर बनाते हैं, हम इंसानों को बनाते हैं, वैसे ही प्लेटो एंड एरिस्टोटल का मानना है कि इंडिविजुअल्स मिल करके स्टेट को बनाते हैं। तो जैसे ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही इंडिविजुअल्स होते हैं, और जैसे हमारा कंप्लीट बॉडी है वैसे स्टेट है। तो इस तरीके का नेचुरल एंड ऑर्गेनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट दिया था प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने। और मेडिएवल एरा में स्टेट वाज डिक्लेयर्ड ए डिवाइन एंटिटी, कि इसको गॉड ने बनाया है। दोनों को रिजेक्ट करते हुए हॉब्स अपने इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कहते हैं कि स्टेट इज रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, इंसान ने बनाया है। इसी को कहा जाता है मैकेनिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट को वैसे ही बनाया इंसानों ने जैसे हम कोई मशीन बनाते हैं, जैसे हमने पेन बनाया है लिखने के लिए, कार बनाया है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो मैकेनिकल थ्योरी ऑफ स्टेट या इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट दिया हॉब्स ने पहली बार। और जैसे ही आप स्टेट को कहते हैं कि वो एक मशीन की तरह है, तो इसका मतलब यू आर इन्फरिंग टुवर्ड्स अ लिमिटेड स्टेट। जैसे एक मशीन आपके एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाई गई है, वैसे ही स्टेट आपके एक पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। दैट इज द रोल ऑफ द स्टेट। एंड हॉब्स के हिसाब से स्टेट का काम है टू प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ, लेवियाथन का काम है टू प्रोटेक्ट आवर राइट टू लाइफ। इससे ये समझ आता है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट विच इज मैकेनिकल थ्योरी ऑफ स्टेट या फिर इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट से पता ये चलता है कि हॉब्स हैज गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल एज कंपैरिजन टू स्टेट। मेडिएवल एरा में तो ऑफ कोर्स स्टेट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल बिकॉज स्टेट वाज डिवाइन इंस्टीट्यूशन। इवन इन थ्योरीज ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल स्टेट इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू एन इंडिविजुअल, क्योंकि स्टेट होगा तो इंडिविजुअल के जीवन का पर्पस पूरा होगा, ऐसा ये कहते हैं। प्लेटो कॉल्स स्टेट एज ए मोरल इंस्टीट्यूशन, एरिस्टोटल सेज कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, बिना स्टेट के मैन का पर्पस नहीं पूरा होगा। बट ऐसी कोई बात रिजेक्ट करते हैं हॉब्स। हॉब्स कहते हैं कि देखो इंसान है और इंसान ने अपनी जरूरत के लिए जैसे तमाम चीजें बनाई हैं, लैपटॉप मोबाइल फोन जैसे हम बनाते हैं, वैसे ही हमने स्टेट बनाया है ताकि वो हमारा एक काम पूरा कर सके, और वो है हमारे राइट टू लाइफ को इंश्योर करना। तो स्टेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल, जैसे हमारा जीवन हम खुद किसी भी हमारे मशीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं जो हमने खरीदी अपने मकसद के लिए, उनसे हम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट दैन स्टेट। और फिर यहीं से आप कह सकते हैं कि हॉब्स की थ्योरी में आपको दिखता है इंडिविजुअलिज्म, दैट ह्यूमन या इंडिविजुअल इज सेंटर ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन इज सुपीरियर या ह्यूमन इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, रिलीजन और गॉड। तो यहां से आपको दिखेगा इंडिविजुअलिज्म या ह्यूमनिज्म in theory of Hobbes. Individualism and humanism are integral aspect of modernism, and that is why Hobbes is known as modern thinker, modern political science thinker in true sense. I hope अब आपको धीरे धीरे हॉब्स और मैकियावेली के बीच का अंतर दिख रहा है। हॉब्स ने एकदम लॉजिकली एक्सप्लेन किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब स्टेट बना, एंड दैट इज हाउ द स्टेट शुड बी लिमिटेड, जबकि मैकियावेली ने बस कह दिया है कि देयर शुड बी नो रोल ऑफ रिलीजन इन स्टेट एक्टिविटी। मैकियावेली ने बस कहा है कि क्या होना चाहिए, हॉब्स ने एक्सप्लेन किया है कि क्यों होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज मॉडर्न थिंकर इन ट्रू सेंस। इंडिविजुअलिज्म की बात की जाए जो हॉब्स की थ्योरी से निकल करके आता है, इंडिविजुअलिज्म का सरल सा मतलब है कि इंडिविजुअल इज द एंड, सोसाइटी एंड स्टेट आर ओनली मीन्स।
तो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सर्वोपरि है, सब सुप्रीम है। इंडिविजुअलिज्म के की फीचर्स अगर देखे जाए तो इंडिविजुअलिज्म के अंदर नेचुरल राइट्स की बात होगी कि इंसानों के कुछ अधिकार हैं जो नेचर ने उसको दिया है, जिसके लिए उसको किसी भी अथॉरिटी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें कोई संविधान नहीं चाहिए, हमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए, हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट्स नहीं चाहिए इस अधिकार को समझने के लिए कि वी हैव राइट टू लिव। हाँ, वो बात ठीक है कि संविधान में लिखा गया है और इसको एक फंडामेंटल राइट का भी सेप दिया गया है अंडर आर्टिकल 21, बट ये हमारा नेचुरल अधिकार है। वी हैव राइट टू लिव, वी हैव राइट टू स्पीक। अगर नेचर ने हमें बोलने की ताकत दी है तो ये हमारा नेचुरल राइट है कि हम बोल सकते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म का एक एसेंशियल एस्पेक्ट होता है कि वो नेचुरल राइट्स को पहचानता है, और हॉब्स की थ्योरी में नेचुरल राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। हॉब्स हैज रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल राइट एंड वन नेचुरल राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय हॉब्स इज राइट टू लिव। अब आप देखिए कि इंडिविजुअलिज्म इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअलिज्म के अंदर नेचुरल राइट्स की बात की गई है, अधिकारों की बात की गई है। अब थोड़ा आप सोचिए, मेडिएवल सोसाइटी में जहां गॉड इज सुप्रीम, वहां पे क्या अधिकारों की बात हो सकती है? जवाब है नो। वहां पे सिर्फ बात होगी ड्यूटी की। गॉड के सामने आप अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते। गॉड हैज क्रिएटेड यू, सो इन द नेम ऑफ गॉड या इन प्रेजेंस ऑफ गॉड नो वन विल और शुड टॉक अबाउट राइट्स। तो मेडिएवल सोसाइटी वाज फोकस्ड या मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ड्यूटी, एंड दैट टू रिलीजन बेस्ड ड्यूटी। मेडिएवल सोसाइटी वाज नॉट राइट्स ओरिएंटेड, क्योंकि जब गॉड की बात होगी तो वहां पे आप अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते। बस सरल भाषा में समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, हमारे घर में मम्मियां आज भी हमारी रिलीजियस ज़्यादा होती है इन जनरल, तो आप मम्मी की बात सुनना। जिस दिन कोई पूजा पाठ त्यौहार की बात होगी उस दिन आप कहोगे कि अरे मम्मी, मेरा हक है, आज मुझे खाना खाना है, मुझे ये चीज़ खाना है, या आज मुझे क्रिकेट देखने दो ना प्लीज़, मेरा मन कर रहा है। मम्मी विल नॉट एक्सेप्ट इट। ना ना, पूजा पाठ गॉड के सामने अब कोई और चीज़ नहीं चलेगी। सो वैसी ही बात है, मेडिवल सोसाइटी में ये आइडिया बहुत स्ट्रांग तरीके से था। गॉड की बातों के सामने फिर इंडिविजुअल राइट्स का कोई अर्थ नहीं रहता है। बट Hobbes talked about natural rights, and that makes him a thinker of individualism, which is a modern concept, transition from medieval to modern time. दूसरा, लिमिटेड स्टेट इंटरफेरेंस। जब स्टेट, इंडिविजुअलिज्म का एक पार्ट होता है लिमिटेड स्टेट इंटरफेरेंस। सिंस इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है कि स्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल, येट इंडिविजुअल ने स्टेट को बनाया है अपने कुछ काम को करवाने के लिए, अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए। So that means the state has to be limited. State cannot be superior than interest of human. और ये आपको दिखता है हॉब्स की थ्योरी में जब वो बनाते हैं कि स्टेट विद द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि स्टेट इज एब्सोल्यूट, लेवियाथन इज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अब आप कह रहे हैं कि हॉब्स की थ्योरी में स्टेट इज लिमिटेड। देखिए, लेवियाथन को एब्सोल्यूट पावर दिया गया है एज पर हॉब्स, ताकि वो हमारे राइट टू लाइफ को सिक्योर कर पाए। अगर उसको इतना पावर नहीं दिया जाएगा तो फिर वो राइट टू लाइफ को सिक्योर नहीं कर पाएगा। मजबूत लोग कमजोर लोगों को मारेंगे समाज में, इसलिए लेवियाथन को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। लेकिन लेवियाथन को भी लिमिट किया गया है। लेवियाथन को भी एक काम दिया गया है कि आपका काम है राइट टू लाइफ को सिक्योर करना, और अगर आपका कोई भी आदेश, कोई भी कानून राइट टू लाइफ को सिक्योर करने में फेल होता है तो उस केस में इंडिविजुअल्स हैव राइट टू प्रोटेस्ट, इंडिविजुअल्स हैव राइट टू अवॉइड स्टेट डायरेक्शन। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि हॉब्स की थ्योरी में स्टेट को ऑल एब्सोल्यूट बनाया गया है, बट एट द सेम टाइम एन इंडिविजुअल इज expected to follow state orders as long as state is successful in protecting his right to life. In failure, in case of failure of the state in protection of right to life, an individual should resist or escape.
तो स्टेट इज लिमिटेड, लेकिन मेडिएवल टाइम में क्या होता था, सिंस स्टेट वाज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, तो इट वाज एब्सोल्यूट इन एब्सोल्यूट सेंस। स्टेट की बातों में स्टेट ने अगर कहा कि आपको ह्यूमन सेक्रीफाइस देना है, आपको अपनी बलि देनी है, तो आप देंगे, क्योंकि स्टेट ने कहा मतलब भगवान ने कहा, भगवान ने कहा तो बस मानना है, वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं। रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट, इंडिविजुअलिज्म का एक फीचर होता है कि एवरी इंडिविजुअल इज रैशनल, वो समझदार है और वो फैसले अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेगा। और ये भी आपको दिखता है हॉब्स की थ्योरी में, वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स गाइडेड बाय देयर रैशनैलिटी इंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट लेवियाथन सो दैट देयर राइट टू लाइफ इज प्रोटेक्टेड। एंड चौथा की फीचर है इंडिविजुअलिज्म का, कंसेंट बेस्ड अथॉरिटी। जो अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसको हॉब्स की थ्योरी में कहा गया है लेवियाथन, वो लोगों के कंसेंट से बनाई जाएगी। तो इन हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वी कैन सी दैट द लेवियाथन हैज बीन क्रिएटेड एज पर कंसेंट। तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि हॉब्स की थ्योरी में साफ साफ दिखता है कि वो इंडिविजुअल को प्रायोरिटी दे रहे हैं ओवर स्टेट। सोच करके थोड़ा इनकंसिस्टेंट लग सकता है, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू मेक स्टेट या लेवियाथन ऑल पावरफुल, येट द पर्पस ऑफ द स्टेट इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ये वैसा ही है जैसे मैं एक पहलवान को लेकर के आऊं, अपना बॉडीगार्ड बना दूं और बोलूं कि देखो भैया, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे जीवन की रक्षा करना, अब तुमको जो करना है करो, लेकिन प्रोटेक्ट माई लाइफ। अब वो पहलवान जो है, वो मेरा बॉडीगार्ड जो है, वो मुझे गाड़ी से बाहर नहीं निकलने देता, नहीं नहीं सर यहां से आप उतर नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मुझे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं देता, बोलता है सर वहां जहर मिला हो सकता है। तो अब आपको सोच करके लगेगा कि अरे यार, ये जो इसका बॉडीगार्ड है वही तो इसका मालिक है, जो वो कहता है यही चुपचाप से मानता है। लेकिन अगर ध्यान से आप सोचे तो बॉडीगार्ड किसके लिए काम कर रहा है, मेरे इंटरेस्ट के लिए, मेरा राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जिस दिन वो बॉडीगार्ड मुझे मारने पे आ गया कि वही बॉडीगार्ड मेरे ऊपर बंदूक तान दे, उस दिन आई एम जस्टिफाइड टू रिमूव हिम, फायर हिम, कह रहे तुम हटो, तुम्हें नौकरी से मैं निकाल रहा हूं। सो ultimately who is superior? I am superior, though he is restricting all aspects of my life, but for what? To protect my life. So इसमें I have hired him, so ये मेरी rationality है, मेरे consent के ऊपर काम कर रहा है। He is limited, he is restricted. तो यहाँ पे बॉडीगार्ड का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्टेट, और मैं कौन हो गया, इंडिविजुअल। और हॉब्स की थ्योरी में इंडिविजुअलिज्म दिखता है, इंडिविजुअल इज द एंड। अब हॉब्स को इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस थिंकर इन प्रॉपर सेंस। मॉडर्न का मतलब क्या होगा, व्हाट मेक्स अ थिंकर मॉडर्न। किसी भी थिंकर को मॉडर्न कब कहा जाएगा, जब वो रिलीजन और स्टेट को आपस में एकदम वाटर टाइट सेपरेट करेगा, दोनों के बीच में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिलेशन बनाएगा, रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट करेगा टू पर्सनल अफेयर, पब्लिक अफेयर में सिर्फ स्टेट की बात होगी। ऐसे थिंकर को कहा जाएगा मॉडर्न थिंकर, रिलीजन और स्टेट को आपस में सेग्रीगेट करे। और मैकियावेली ऐसी बात कहते हैं हॉब्स से पहले, बट मैकियावेली को फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस थिंकर कहा जाता है, हॉब्स को कहा जाता है फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस थिंकर इन प्रॉपर सेंस। मैकियावेली इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस थिंकर एंड हॉब्स इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस थिंकर इन प्रॉपर सेंस। ऐसा क्यों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैकियावेली एंड हॉब्स? तो मैकियावेली सेज कि मैन इज सेल्फिश and there should be no role of morality or religion in function of state, but he does not explain why man is selfish, why there should be no role of religion in state. He does not answer this why. His book The Prince is basically a kind of suggestion to the new king कि उनको कैसे अपने एक्टिविटीज को कंडक्ट करना। इट इज अ काइंड ऑफ हैंडबुक on managing state affairs. So that is why it is a book on statecraft, but not a book on political science or philosophy. But Hobbes answers every question logically. Why? Why Hobbes जवाब देते हैं, why we need to create a state? Answer is in order to protect our right to life. In absence of a state, what will happen? We will be in a state of nature.
that state of nature में life will be nasty, brutal. He also explains why man is selfish, and for that he has applied resolute composite method. He has broken the thought process of man, and he has said कि man has desire, and desire of having wealth, having power, but these things are limited, and that is why there will be conflict. So he has scientifically proven all things, and then he has given his theory कि there is need of one sovereign authority, जिसको वो कहते हैं लेवियाथन, जिसका काम होगा लोगों के नेचुरल राइट, दैट इज राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना, जिसका काम होगा लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना. ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वन सोवरेन अथॉरिटी, नेचुरल राइट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, दीज आर कोर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सेड दैट इफ मैकियावेली इज गैलीलियो देन हॉब्स इज न्यूटन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. जैसे साइंस की दुनिया में गैलीलियो और न्यूटन है, न्यूटन ट्रू सेंस में मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, वैसे ही मैकियावेली की तुलना में हॉब्स ट्रू सेंस में मॉडर्न साइंटिस्ट हैं. अब थोड़ा सा और कंपैरिजन करते हैं हॉब्स का एक और थिंकर से, जिनका नाम है जीन बॉडिन. हॉब्स को हमने कंपेयर किया मैकियावेली से, और हमने देखा कि क्यों हॉब्स को कहा जाना चाहिए फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस थिंकर इन प्रॉपर सेंस. नाउ लेट अस कंपेयर हॉब्स विथ जीन बॉडिन, क्योंकि जीन बॉडिन ने हॉब्स से पहले, लगभग 60-70 साल पहले, कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी दे दिया था. तो पहला सीरियस अटेम्प्ट टू डिफाइन सोवरेनिटी was by Jean Bodin. Jean Bodin had witnessed French War of Religion during his lifetime, जो ब्रिटिश सिविल वॉर से लगभग 60-70 साल पहले हुआ, और उस दौरान फिर उन्होंने सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश की. और सोवरेनिटी आपको पता है कि इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिएवल टू मॉडर्न वर्ल्ड. तो जीन बॉडिन ट्राइड टू डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी. सो अगर आपसे कोई पूछे कि हु वाज द फर्स्ट थिंकर टू गिव थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, आंसर वुड बी बॉडिन. बट बॉडिन के हिसाब से सोवरेनिटी रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट ओवर इट्स सिटीजन. ये उन्होंने डेफिनेशन दिया सोवरेनिटी का. बट Bodin is still not regarded as first modern thinker despite giving concept of sovereignty. Why so? Because Bodin's theory of sovereignty is partial, limited या inconsistent. Why? Because Bodin कहते हैं कि the church is supreme in spiritual या religious matter and state is supreme in political and earthly matters. That means he has still not resolved the problem of two swords, church and state, and that is why his theory of sovereignty is inconsistent. किसी फिलोसोफर की थ्योरी या तो कंसिस्टेंट हो सकती है, कंसिस्टेंट थ्योरी को ही कहा जाता है कंक्रीट थ्योरी, या तो कंसिस्टेंट हो सकती है लॉजिकली या इनकंसिस्टेंट होगी. तो सोवरेनिटी का मतलब ही है एब्सोल्यूट, सबसे ऊपर. एंड हाउ कैन देयर बी टू एब्सोल्यूट? कोई आपसे पूछे कि हु इज द बेस्ट बैट्समैन, विराट कोहली और रोहित शर्मा, आप कहें दोनों बेस्ट हैं जी, तो ये जवाब लॉजिकली ठीक नहीं है. बिकॉज बेस्ट कैन बी लॉजिकली वन ओनली, देयर कैन नॉट बी टू बेस्ट. सिमिलरली सोवरेनिटी में देयर हैज टू बी वन सोवरेन. दैट इज द कंसिस्टेंट या कंक्रीट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी जो हॉब्स ने दिया. बॉडिन कोशिश तो करते हैं सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देने की, लेकिन ही एंड्स अप गिविंग पार्शियल कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी. दैट इज व्हाई कहा जाता है कि बॉडिन वाज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ मॉडर्निटी. इट इज हॉब्स हु जंप्ड इट. ये हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, वो जो ट्रू सेंस में सोवरेन या कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, एंड इट लेड टू मूवमेंट ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम medieval thinking to modern thinking, जहां पे Hobbes completely did away with the problem of two swords. He limited the scope of church and gave all absolute authority to state in order to protect the right to life of individual. Hobbes is also first thinker to talk about natural rights and liberty. Natural rights की तो बात की Hobbes ने, हमने देखा one of the natural right is right to life.
अब जो भी थिंकर राइट्स की बात करेगा, अधिकारों की बात करेगा, वो इनडायरेक्टली लिबर्टी की भी बात कर रहा है। राइट्स एंड लिबर्टीज अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारे पीएसआईआर के सिलेबस में, आगे हम देखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफली उसके बारे में यही देख लेते हैं। अगर आप अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी आज़ादी की भी बात कर रहे हैं कि यानी कि मुझे ये काम करने की आज़ादी है। आप कहें कि मुझे बोलने का अधिकार है, तो दूसरे शब्दों में आप कह रहे हैं कि मुझे बोलने की आज़ादी है। सो दीज राइट्स एंड लिबर्टी आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। नेचुरल राइट्स मतलब जो अधिकार हमें नेचर से मिला है, यानी कि वो काम करने का हमें हमें आज़ादी है। तो राइट्स एंड लिबर्टीज आर मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मेडिएवल टाइम में लिबर्टी एंड राइट्स की बात नहीं हो सकती। आंसर इज अगेन बिकॉज ऑफ गॉड। हॉब्स हैज टॉक्ड अबाउट नेचुरल राइट्स, वी हैव सीन, ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट लिबर्टी। तो थोड़ा सा लिबर्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहां पे, आगे तो डिटेल में पढ़ना ही है। पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर लिबर्टी को दो तरीके से देखा जाता है, आजादी को दो तरीके से देखा जाता है। एक है नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसको कहा गया नेगेटिव लिबर्टी। इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हो सकता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट। और दूसरा है पॉजिटिव लिबर्टी, मतलब वेयर यू आर इनेबल टू डू समथिंग, वेयर यू आर बीइंग और गिवन कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच का अंतर। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल जाने की आजादी ये दो तरीके से मिल सकती है आपको। एक, आपको कोई कहे कि आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, आप किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करा सकते हैं, आपके बच्चे के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, ईटीसी। आप जहां चाहें वहां करा सकते हैं। आपको अपने बच्चे का किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने की आजादी है। ये भी एक तरीके से लिबर्टी है। बट अगर आपके पास पैसे ही ना हो तो आप कैसे अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे? तो अगर आपसे कोई कहे कि आपको आजादी है, आप कहीं भी जाएं अपने बच्चे का एडमिशन करा लें, कोई टेंशन नहीं है, तो वो राइट जो होगा या वो लिबर्टी होगा। राइट एंड लिबर्टी गो हैंड इन हैंड, एक ही बात है। राइट्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, या लिबर्टी आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। राइट्स एंड लिबर्टीज आर इन मोर और लेस इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट। सो नेगेटिव लिबर्टी या नेगेटिव राइट होगा कि आप जहां चाहे वहां अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, आपके खिलाफ आपको कोई रोकेगा नहीं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, ईटीसी। बट पॉजिटिव राइट या पॉजिटिव लिबर्टी होगा कि जहां स्टेट गवर्नमेंट आपको राइट टू एजुकेशन दे के आपके बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो जैसे हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, उसमें आर्टिकल 17 जो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की बात करता है कि आपके खिलाफ कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो एग्जाम्पल हुआ नेगेटिव लिबर्टी का। और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A हो गया एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी का। ज्यादातर जो पार्ट 3 में अधिकार हैं, ज्यादातर, सब नहीं, ज्यादातर वो नेगेटिव राइट्स के एग्जाम्पल है, और डीपीएसपी ज्यादातर पॉजिटिव राइट्स के एग्जाम्पल है। तो यहां पे मैंने लिबर्टी और राइट्स को इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट बताया और कहा कि लिबर्टी दो तरीके की होती है, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी मतलब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, पॉजिटिव लिबर्टी मतलब आपकी कैपेबिलिटी को सब्सटैंशिएट किया जाएगा। जैसे आपको कहीं भी जाने की आजादी है, आप किसी भी पब्लिक ऑफिस में जा सकते हैं, ऐसा सरकार ने कहा। लेकिन मान लीजिए कि एक इंसान जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड है, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, और उस पब्लिक बिल्डिंग में रैंप नहीं है, तो फिर वो कैसे जाएगा उस पब्लिक बिल्डिंग में? अब अगर रैंप बनवाया जाए, व्हील चेयर की फैसिलिटी दी जाए, तो कहा जाएगा कि उस इंसान के पास पॉजिटिव लिबर्टी है। अगर रैंप नहीं बनवाया गया, व्हील चेयर ना दिया गया, बस ये कहा गया कि आप जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, तो ये एग्जाम्पल हुआ नेगेटिव लिबर्टी का। सिमिलरली इंटरनेट यूजेस की बात होती है। अगर सरकार इंटरनेट शट डाउन ना करे फोर्सफुली, कभी कभार तो वो भी कर देती है किसी एरिया में जब वायलेंस वगैरह होता है, तो लेकिन अगर इंटरनेट शट डाउन ना करे, आपको आज़ादी है इंटरनेट कनेक्शन लेने की, तो ये एक नेगेटिव लिबर्टी है। लेकिन अगर सरकार स्किल डेवलपमेंट करे, इंटरनेट कनेक्शन दिलवाए, जैसे ग्राम पंचायत में इंटरनेट कनेक्शन दिलवाया जाता है ना, अंडर भारत ब्रॉडबैंड मिशन,
हर एक गांव गांव में इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है, वहां पे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनके पॉजिटिव लिबर्टी पे काम किया जा रहा है। तो इस पे आगे लंबी बहस होगी, लिबर्टी नेगेटिव टाइप एंड पॉजिटिव टाइप, या राइट्स नेगेटिव टाइप एंड पॉजिटिव टाइप। हॉब्स ने राइट्स एंड लिबर्टी को पहचाना है, लेकिन हॉब्स हैज आइडेंटिफाइड ओनली निगेटिव लिबर्टी एंड निगेटिव राइट्स। आपको जीने का अधिकार है, अच्छे से जीने का अधिकार, स्टेट आपको पढ़ाएगा लिखाएगा घर बना करके देगा, ये सब कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको जिंदा रहने का अधिकार है। सो हॉब्स हैज आइडेंटिफाइड नेगेटिव राइट्स या नेगेटिव लिबर्टी, बट हॉब्स को इस कारण से अप्रिसिएट किया जाता है कि कम से कम वो पहला इंसान था जिसने राइट्स एंड लिबर्टी की बात की। अदरवाइज मेडिएवल एरा में तो राइट्स एंड लिबर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। दीज कॉन्सेप्ट्स वर एलियन इन मेडिएवल एरा। हॉब्स कहते हैं लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स इन हिज बुक लेवियाथन। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप फ्री हैं। तो ये है, ये जो कोट है हॉब्स का सीधा सीधा नेगेटिव लिबर्टी की तरफ इशारा करता है। तो हॉब्स बिलीव्ड इन नेगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी। बाद में इस पे और बहस होगी। हॉब्स पहले ऐसे थिंकर बने जो लिबर्टी की बात कर रहे हैं, अब बाद में और बहस होगी कि नो, दिस लिबर्टी इज नॉट इनफ, वी नीड टू हैव, स्टेट नीड्स टू वर्क ऑन इनेबलिंग कंडीशंस ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो, उसकी कैपेसिटी पे भी काम करे। फिर बाद में कॉन्सेप्ट डेवलप होगा पॉजिटिव लिबर्टी का एंड ऑल, बट हॉब्स ने कम से कम लिबर्टी की बात तो की। अब थोड़ा सा ये भी देखते हैं रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी एज पर हॉब्स। लिबर्टी, आजादी या अधिकार, दोनों एक ही बात है। किस हद तक इंसानों को लिबर्टी होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए एज पर हॉब्स, उसके लिए कोट देखते हैं हॉब्स का इन हिज बुक लेवियाथन। ही सेज लिबर्टी लाइज इन दोज थिंग्स विच आर रेगुलेटेड बाय लॉ, वेयर द लॉ इज साइलेंट men have liberty। अब ये कोट का सरल सा मतलब ये है कि इंसानों को हर काम करने की आजादी है एक्सेप्ट दोज थिंग्स which have been restricted by law, and laws are those that are made by Leviathan, and Leviathan makes law with the intention of protecting right to life। तो ओनली दोज एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड, वहीं पे बस आपकी लिबर्टी रिस्ट्रिक्टेड है जहां पे एक स्पेसिफिक कानून है। वेर एवर देर इज नो लॉ यू आर फ्री टू डू दैट एक्टिविटी। एब्सेंस ऑफ लॉ इज लिबर्टी। जैसे कि लेवियाथन ने, मान लीजिए कि कोविड पैंडेमिक का टाइम आ गया, तो उस टाइम में लेवियाथन ने आदेश निकाला कि घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो अब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो कानूनी तौर पे रिस्ट्रिक्शन है आपके लिबर्टी पे। लेकिन नॉर्मल दिनों में अगर कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा कुछ भी आदेश नहीं है, तो इसका मतलब आप घर से बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई ऐसा आदेश नहीं है कि आप घर पे टीवी नहीं देख सकते, मान लीजिए कोविड के टाइम में सरकार ने यह भी आदेश निकाल दिया होता कि आपको वैक्सीन लेना ही लेना है, कंपलसरी है, तब आपकी ये आजादी खत्म हो जाती कि मैं वैक्सीन लूं कि ना लूं। लेकिन सरकार ने ऐसा आदेश तो नहीं निकाला कि आपको लेना ही लेना है। सरकार मोटिवेट कर रही थी लेकिन कंपल्सरी तरीके से तो आदेश नहीं निकाला। तो वहां पे इंसानों की लिबर्टी थी कि वो वैक्सीन ले या ना ले। तो जहां जहां पे भी स्पेसिफिकली लॉ होगा जो सोवरेन बनाएगा या लेवियाथन बनाएगा, वहां पे थोड़ा बहुत आपके अधिकार को रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे। लॉ क्या है? तो हॉब्स ने दो तरीके के लॉ पहचाने हैं। नेचुरल लॉ, जो नेचर में अपने आप फॉलो होता है और उनका हमें एहसास होता है थ्रू आवर रीजनिंग। बट हॉब्स कहते हैं कि वो लॉ अपने आप इन्फोर्सिएबल नहीं है। नेचुरल लॉज हैं बट उनको इन्फोर्स कराने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है। और यही कारण है कि स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉ, दैट इज टू लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने तो बार बार वायलेट हो रहा था। तो नेचुरल लॉज को पहचाना है हॉब्स ने, बट उसको इन्फोर्स कराने की कोई अथॉरिटी नहीं है, ऐसा कहा है। हॉब्स कहते हैं कि यहां पे जिस लॉ की वो बात कर रहे हैं विच विल रिस्ट्रिक्ट लिबर्टी, वो है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ मतलब लॉ मेड बाय द लेवियाथन इन एक्सप्रेसिव मैनर।
लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन, जो कह दिया सोवरेन ने, लेवियाथन ने, जो बता दिया वो कानून हो गया, उसका वचन ही उसका शासन है, बात खत्म। ऐसी कुछ बात वो कह रहे हैं। तो जो भी सोवरेन कहेगा वो होगा लॉ, और सोवरेन या लेवियाथन के पास पावर भी होना चाहिए टू इन्फोर्स हिज लॉ या हिज कमांड। ये नहीं कि उसने कमांड दिया कि घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा जी, पैंडेमिक चल रहा है और लोग खुलेआम घूम रहे हैं और सोवरेन कुछ कर ही नहीं पा रहा है, फिर तो उस लॉ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई फॉलो नहीं करेगा। तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी फैक्टर तब तक बनी है जब तक सोवरेन के पास अथॉरिटी है उसको इन्फोर्स करने का थ्रू फियर। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो मॉडर्न, अगर हॉब्स की आप बात देखें तो कहीं ना कहीं वो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की भी बात कर रहे हैं कि पहले कानून बनाया जाएगा, और वो बात अलग है कि वो थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चेक्स एंड बैलेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ एक इंसान के अंदर दे रहे हैं पावर। कानून भी वही बनाएगा, इंप्लीमेंट भी वही करेगा, और एडजुडिकेट भी वही करेगा, यानी कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको पनिश भी वही करेगा। बाद में हॉब्स के इसी कॉन्सेप्ट को डिवाइड करके थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट बनाया जाएगा, चेक्स एंड बैलेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो सब बनाया जाएगा। बट हॉब्स कहते हैं कि लेवियाथन के पास पावर होगा कानून बनाने का, उसको कहा जाएगा पॉजिटिव लॉ, एंड देन लेवियाथन विल हैव पावर टू इन्फोर्स इट। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो एक कोट देते हैं कि कोवेनेंट्स विदाउट स्वर्ड्स आर बट वर्ड्स। कोवेनेंट्स मतलब लॉ। तो कहते हैं कानून बिना स्वॉर्ड के, मतलब बिना डर के अगर बनाया जाए, अगर ये डर ना हो कि कानून तोड़ने से क्या होगा, जैसे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से आपको चालान हो सकता है, बार बार तोड़ने से आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, जब तक ये डर ना हो तब तक कोई भी ट्रैफिक सिग्नल के नियम को नहीं मानेगा। इट विल बी मियरली वर्ड्स। जैसे कबीर के दोहे हम सुनते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, ये सब जो सुनते हैं, इट विल बी जस्ट लाइक वर्ड्स। सो कोवेनेंट्स, जो कानून बना रहा है लेवियाथन, उसमें कुछ ना कुछ फियर फैक्टर होना चाहिए। हॉब्स ने, याद कीजिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को ब्रेक करके देखा, उस पर रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड लगाया था, और उसमें एक वे ऑफ थिंकिंग उसने क्या आइडेंटिफाई की थी, फियर। इंसान डरता भी है रिजोल्यूट कंपोजिट मेथड लगा करके, और उनको ये एहसास, हॉब्स कहते हैं कि मैं तो ये बात बचपन से जानता हूं कि फियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ थिंकिंग ऑफ ह्यूमंस। वो कहते हैं कि आई एंड माई फियर वेयर बॉर्न टुगेदर। इनफैक्ट जब 1588 में उनका जन्म हुआ तो हॉब्स प्री मैच्योर तरीके से जन्म हो गया था उनका, 9 महीने से पहले ही हिज मदर डिलीवर्ड हिम इन प्री मैच्योर मैनर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनकी माँ इंग्लैंड में रहती थी, और एकाएक से खबर फैली इंग्लैंड में कि स्पेनिश नेवी, स्पेनिश आर्माडा या स्पेनिश नेवी एक ही बात है, वो अटैक करने वाली है इंग्लैंड पे। ये बात सुनकर के उनकी माँ इतना घबरा गई कि डर के मारे हॉब्स प्रीमैच्योर तरीके से पैदा हो गए। तो हॉब्स कहते हैं कि मैं तो जानता हूं डर का इंपॉर्टेंस, और डर थोड़ा जरूरी है, और जब सोवरेन या लेवियाथन कानून बनाए तो उसमें थोड़ा डर का फैक्टर होना चाहिए। कोवेनेंट विदाउट वर्ड्स आर बट कोवेनेंट विदाउट वर्ड्स आर बट स्वर्ड्स। तो इस तरीके से हॉब्स कहते हैं कि जो सोवरेन कहेगा वो कानून होगा, उसको कहा गया है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ मेनली इसलिए बनाया जाएगा ताकि नेचुरल लॉ ऑफ राइट टू लिव को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट नेचुरल लॉ की समस्या क्या है कि उसका कोई इन्फोर्सेबिलिटी फैक्टर नहीं है। पॉजिटिव लॉ का इन्फोर्सेबिलिटी होगा बाय द लेवियाथन, उसके पास पावर होगा टू पनिश, उसके पास पावर होगा कि पनिशमेंट का डर दिखा करके लोगों से वो कानून को मनवाए। हियर ही हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फियर। और जहां तक कानून होगा वहीं तक लोगों की लिबर्टी रिस्ट्रिक्टेड होगी। जिन जिन मुद्दों के लिए एक्सप्रेसिव तरीके से कानून नहीं है, वहां पे लोगों के पास कंप्लीट आजादी होगी टू डू वट एवर यू कैन डू। सो ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। जहां पे भी कानून नहीं है, जिस चीजों के लिए स्पेसिफिक कानून नहीं है, वहां पे आप जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। और कानून मेनली इसलिए बनाया जाएगा ताकि राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। राइट टू लाइफ, बस जिंदा रहने का अधिकार, अच्छे से जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट हॉब्स हैज टॉक्ड अबाउट नेगेटिव लिबर्टी। नाउ वी आर ऑन द फाइनल स्टेज वेयर वी विल बी इवैल्यूएटिंग हॉब्स एज अ थिंकर।
तो जो उनके क्रिटिक्स हैं असेसमेंट ऑफ हॉब्स एज ए थिंकर में, उनके जो क्रिटिक्स हैं जो हॉब्स को क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है मैकफर्सन का। एक मॉडर्न डे डेमोक्रेटिक थिंकर है मैकफर्सन, के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैकफर्सन कहते हैं कि हॉब्स की थ्योरी में तो लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है। ही बिगिंस एज एन इंडिविजुअलिस्ट, वो शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए कि इंडिविजुअल का राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना है, स्टेट बनाया जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मदद से, स्टेट का काम होगा लोगों के इंटरेस्ट को पूरा करना। तो टिल हियर ही अपीयर्स इंडिविजुअलिस्ट वेयर ही गिव्स इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट, बट इन द एंड ही गिव्स ऑल पावरफुल लेवियाथन कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूटिस्ट हो जाते हैं वो कि लेवियाथन जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास सारे कानून होंगे, सारे अधिकार होंगे, वचन ही उसका शासन होगा, मतलब जो वो बोलेगा वो कानून है, एंड लेवियाथन विल बी ऑल पावरफुल। So he starts as an individualist but ends as an absolutist. Starts with the goal of protecting individual interest और अंत में he makes all powerful Leviathan. तो ये तो इनकंसिस्टेंसी हुई। दूसरे उनके क्रिटिक्स हैं वॉन। वॉन क्या कहते हैं कि हॉब्स की पूरी थ्योरी तो फिक्शनल है, ये तो हाइपोथेटिकल है। वो कहते हैं कि पहले स्टेट ऑफ नेचर में हम थे, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर बना स्टेट। ये कहाँ लिखा है? हिस्ट्री में तो इसका कहीं कोई जिक्र है नहीं। तो इट इज ऑल फिक्शन, एंड दैट इज व्हाई वॉन सेज कि लेवियाथन इज ए यूजलेस बुक। इट इज यूजलेस एज ए बुक ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में इसका कोई जिक्र नहीं है, एंड फ्रूटलेस एज ए बुक ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकली ऑल्सो ही डज नॉट गिव अ कंसिस्टेंट आइडिया। वॉन कहते हैं starts with the goal of protecting individual interest and ends up making an all absolute Leviathan. What's the point? But उनके सपोर्टर्स कहते हैं, उसमें सबसे आगे आते हैं सबाइन। वो कहते हैं कि जहां तक लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी का मामला है तो ऐसा है नहीं हॉब्स की थ्योरी में। हॉब्स इज इंडिविजुअलिस्ट थ्रू आउट। ही स्टार्ट्स विद द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग, he starts with the idea of protecting interest of the individuals, and then the Leviathan is created who has been given responsibility to protect the interest of the individual. Which interest? The most important interest, that is right to life. Individuals ने जानबूझ करके बाकी अपने rights को उन्होंने गिव अप किया है ताकि उनका जो सबसे महत्वपूर्ण राइट है, राइट टू लाइफ, वो प्रोटेक्टेड हो। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी में, तो वहां के तमाम नियमों को आप फॉलो करते हैं। अब उन नियमों को फॉलो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट ओवरऑल प्रोटेक्टेड रहे। तो इसमें ऐसा थोड़ी माना जाएगा कि सोसाइटी इज डोमिनेटिंग यू। आपने सोसाइटी के नियमों को पालन करने का फैसला किया है ताकि आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। वैसे ही जैसे मैंने वो पहलवान वाला एग्जांपल दिया था कि अगर आपने एक बॉडीगार्ड अपने लिए रखा है और वो बॉडीगार्ड आपको कुछ करने नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बॉडीगार्ड इज लिमिटिंग योर फ्रीडम। एक्चुअली वो बॉडीगार्ड आपके लिए ही काम कर रहा है। सिमिलरली व्हेन इंडिविजुअल्स हैव क्रिएटेड लेवियाथन as a result of social contract, so they have created it with a goal. The role of Leviathan will be to protect our right to life, and for that Leviathan is allowed to make whatever law it wants to make. It can make law कि आप इस टाइम से इस टाइम के बाद 10 बजे के बाद रात में बाहर नहीं घूम सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, विद द मेन गोल कि उसका काम होगा हमारा राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो अल्टीमेटली वो हमारे ही बेनिफिट के लिए तो काम कर रहा है, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट के लिए तो काम कर रहा है। उनका जो अल्टीमेट गोल है राइट टू लाइफ, वही प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड इंडिविजुअल्स हैव राइट टू रेजिस्ट ऑल्सो एज पर हॉब्स व्हेन देयर लाइफ इज थ्रेटेंड। अगर उनका मुख्य गोल पूरा नहीं होता है तो इंडिविजुअल कैन रेजिस्ट या एस्केप। तो कहां है एब्सोल्यूटिस्ट? वो लेवियाथन बस दिखता है एब्सोल्यूटिस्ट, लेकिन काम तो वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। और अगर वो इंडिविजुअल के राइट टू लाइफ को वायलेट करने पर उतर रहा है तो इंडिविजुअल आर जस्टिफाइड इन रेजिस्टिंग हिम। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी स्टार्ट विथ इंडिविजुअलिज्म एंड एंड्स इन एब्सोल्यूटिज्म, वो अनजस्टिफाइड है। ही इज इंडिविजुअलिस्ट थ्रू आउट। ठीक है, उसने ऑल पावरफुल लेवियाथन बनाया है, बट अपने ही काम को करवाने के लिए तो बनाया है। दूसरा,
हॉब्स थ्योरी इज फिक्शनल जब वॉन कहते हैं तो उनके सपोर्ट में ओएक्सॉट कहते हैं कि सर देखो, वो वैसे भी ये नहीं कह रहा है कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, वो वैसे भी लॉजिकली बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। वो ये नहीं कह रहा है कि देखो ये हुआ था हिस्ट्री में। ही नेवर इंटेंडेड टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ स्टेट। वो हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा कि ये हुआ था, उसका इंटेंशन कभी ये था भी नहीं। ही इज गिविंग रैशनल जस्टिफिकेशन फॉर ऑल पावरफुल पॉलिटिकल अथॉरिटी। उसका मकसद ही अलग है, आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहा लॉजिकली ऐसा ही तो हुआ होगा और इस कारण से वी मस्ट हैव एन ऑल पावरफुल अथॉरिटी। तो हॉब्स का मकसद था कि वो लॉजिक के बेसिस पे बताए कि स्टेट क्यों बनाया गया होगा। स्टेट को बनाया गया होगा विद द गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर राइट टू लाइफ एंड दैट इज व्हाई स्टेट शुड बी ऑल पावरफुल। हॉब्स कहते हैं कि ये बात हम लोग अभी भूल गए हैं और यही कारण है कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपस में सिविल वॉर कर रहे हैं। रॉयलिस्ट और पार्लियामेंटेरियंस आपस में लड़ रहे हैं कि हमें पावर दे दो, हमें पावर दे दो, क्योंकि हम भूल गए हैं, हमें याद करने की जरूरत है। बट एवरीथिंग इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। हॉब्स हैज नेवर क्लेम्ड दैट हिज बुक इज हिस्टोरिकल। सो ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि इट इज फिक्शन, ये जस्टिफाइड नहीं है, हिस्टोरिकली नॉट प्रूवन, ये जस्टिफाइड नहीं है। सो दिस इज अबाउट हॉब्स। हॉब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसमें कहीं कहीं पे लैप्सेज हैं। लैप्सेज जैसे कि लेवियाथन को बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया है, तो लेवियाथन जो है राइट टू लाइफ के अलावा हमारे बाकी सारे डायमेंशंस को रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो मीनिंगफुल लाइफ नहीं हो पाएगी इंसान की। इन सब क्रिटिसिज्म को फिर थोड़ा सा ओवरकम करेंगे नेक्स्ट थिंकर, जिनका नाम है जॉन लॉक, जिनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।